beginning with today's lecture and we are doing environment and ecology. ठीक है? Environment and ecology. What is the difference between joint implementation and clean development mechanism? These two mechanisms, they came out of which treaty or which protocol? Kyoto. Very good. Kyoto protocol. ठीक है? Kyoto protocol. Kyoto protocol is a part of which convention? Ramsar convention. So this joint implementation and clean development mechanism are for wetlands, है ना? Very good. क्या करते हैं इसमें हम लोग? बताइए. बेटा वेटलैंड कन्वेंशन रामसर थी, बिल्कुल सही आपने बताया. हाँ, एक मिनट. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. हमने जो पढ़ा था, मतलब आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, हमने जो पढ़ा था, हो सकता है चेंज या जनरेशन गैप आ गया. हम लोगों ने पढ़ा था कि क्योटो प्रोटोकॉल इज अंडर द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज. Kyoto protocol is to mitigate the greenhouse gases, है ना? Reduce the harmful effects of global warming. Wetland से इसका कोई रिलेशन हमने नहीं पढ़ा था. हो सकता है इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट नहीं पढ़ा था. आप लोगों का सिलेबस हो सकता है चेंज हो गया हो, है ना? बताओ क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? आपको मजा आएगा. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल? कंट्रोल्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, कंट्रोल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. वेरी गुड. तो ये तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना? है ना? ये तो पता है. ये तो आपको पता है कि कहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. हम बदल, क्लाइमेट थोड़ी चेंज हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, है ना? हाँ, ये बताओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आप लोगों को पता है, लेकिन किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, हम चेंज हो रहे हैं. सर्दी हमें ज्यादा, हमें नहीं लगती सर्दी, ठीक है, लेकिन हम ये मान लेते हैं गलती से बाकी वर्ल्ड जो कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन So greenhouse gas emissions. वेरी गुड. ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज द बिगेस्ट रीजन. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है? द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. तो हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो हमें सिर्फ क्या रोकना पड़ेगा? द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वी हैव टू रिड्यूस. सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा? ओ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया. द बिगेस्ट contributor of greenhouse gas is option A, CH4. CH4 क्या है? पेपर में नहीं लिखा है, इसलिए नाम पता होना चाहिए इतना तो. ठीक है, हाँ जी, ABCD. Biggest contributor of greenhouse gas is CH4, that is methane, CO2 that is carbon dioxide, C water vapor,
हाँ, सी। ए बी सी डी बताइए। सी। सी। So C. हाँ, सबको पता है सी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड। सर आंसर क्या है सर इस क्वेश्चन का? वाटर पेपर सी। अब दूसरी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर सी है, कंट्रीब्यूटर ऑफ जीएचजी, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वाटर वेपर। दूसरा बताइए, बिगेस्ट ह्यूमन कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। Sir, D. डी। वेरी गुड। आंसर इज सी, वो सॉरी बी, कार्बन डाइऑक्साइड। एचएफसी रहता है एनवायरमेंट में बहुत टाइम के लिए, ठीक है, बहुत टाइम के लिए रहता है, तो मतलब ये नहीं बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। मान लीजिए हमारी बॉडी में मरकरी बहुत टाइम के लिए रह रहा है, लेकिन ज्यादा डेंजरस मरकरी रहेगा या कोल रहेगा? समझ में आ रहा है? बिगेस्ट ह्यूमन कंट्रीब्यूटर CO2। अब ग्लोबल वार्मिंग रोकने तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोकने पड़ेंगे, है ना, है ना। वेरी गुड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोकने क्या तरीका? एक तो बोलो कि हम जो है करेंगे, एक ये वे है, दूसरा एक बाइंडिंग ट्रीटी बनाए कि देखिए आपके जो है लिमिट करने पड़ेंगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। दोनों में से क्या ऑप्शन है, वॉलंटरी कि बाइंडिंग? बाइंडिंग। बाइंडिंग। देखो, पहले वॉलंटरी फिर बाइंडिंग। पहले वॉलंटरी मौका देंगे कि देखिए आप कम करने के देखते हैं, वो हमने मौका दिया, नहीं हुआ, तो अब उसके बाद क्या आया? बाइंडिंग जो है ट्रीटी आया प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस समझ गए क्यों आया Sir, था? एक डाउट है उसी क्वेश्चन से कि जब हम लोगों हाँ ने जी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ा था ना गैसेस का, तो उसमें CO2 का तो सबसे कम है और परफ्लोरोकार्बन्स का मतलब 6000 टाइम्स ज्यादा है, तो हाँ हाँ आइडियली तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। बेटा, पोटेंशियल नहीं पूछा है, पोटेंशियल अलग होता है। पोटेंशियल है लेकिन क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है ना एचएफसीज की। ओके अच्छा, सर। ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमंस ज्यादा है कि एयर कंडीशनर ज्यादा है? वर्ल्ड सर में ह्यूमंस ह्यूमन। ज्यादा है कि एयर कंडीशनर ज्यादा है? बताओ। ह्यूमंस ज्यादा है ना। यस सर। और 8 बिलियन ह्यूमन बींग्स है अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड में। इतने एसी तो नहीं होंगे, और एवरी ह्यूमन इज कंट्रीब्यूटिंग टू CO2। ये तो ह्यूमन है, बाकी तो और क्या क्या है वो तो स्काई इज द लिमिट। CO2 का क्वांटिटी इतना ज्यादा है, पोटेंशियल कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जैसे कि कोविड कोविड का पोटेंशियल डेफिनेटली मरकरी से कम होगा, क्योंकि मरकरी कल हमने देखा था कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा था। कोविड सिर्फ लंग्स पे अफेक्ट करता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि मरकरी से बचो, कोविड। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए दोनों में से क्या चाहिए, तो कौन सा चूज करोगे? ये मरकरी ही चूज करना सेंसिबल लगेगा, ठीक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं हम, देख रहे हैं हार्म कौन कितना ज्यादा कर रहा है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। तो ओके सर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आ जाता है। यही क्वेश्चन ना, यही जो क्वेश्चन हमने लिखा है, कहाँ गया, ओहो चला गया। यही क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उसमें HFC हो जाएगा। बिगेस्ट कंट्रीब्यूट और विच इज हैविंग द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उसमें HFC। तो क्वेश्चन देख के हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस समझ में आ गया? क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस समझ में आ गया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक सेकेंड फॉर्म भी आया था जिससे बहुत सारी कंट्रीज दे केम आउट, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज दे केम आउट ऑफ इट।
तो अब वर्ल्ड में जो है नया एक सिस्टम आया, अब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने ग्रीन हाउस गैस एमिट करना नहीं रोका, आपसे बोला आप इतने करेंगे, पेनल्टी लगे, ये सब नहीं। अब आपके पास क्या मौका है? वॉलंटरी ट्राई कर लिया, बाइंडिंग ट्राई कर लिया, अब तीसरा मौका क्या है? और थर्ड, थोड़ा सा इसमें हम एक और आपको अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं जिससे आपको याद आएगा। पहला, हम लोग शैतानी नहीं करेंगे, ठीक है, हम शैतानी नहीं। दूसरा, शैतानी नहीं करनी है, फिर भी शैतानी कर। तीसरा क्या होगा? शैतानी अगर तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो अब वी आर इन दिस स्टेज, ये क्वार्टर वाज द सेकंड स्टेज, इन दिस स्टेज वेयर वी हैव पेनल्टीज, और उस पेनल्टी को वी विल बी हैविंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टैक्स, वी विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टैक्स, ठीक है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वी आर रीडिंग इट एज द ग्रीन टैक्स। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है। आप समझते ग्रीन टैक्स क्या है? तो ग्रीन टैक्स जो है, ओल्ड व्हीकल्स विच आर पॉल्यूटिंग, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आइदर इट इज थ्रू इंडस्ट्रीज, ठीक है, और इट इज बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज दे आर following so many guidelines, industries they have to follow so many environmental norms. Do you know that? Industries they have to follow so many environmental norms, they are following that, but the vehicular or the pollutions or the vehicles, they are still causing pollution. There are so many vehicles which are older than 20 years and they are causing pollution. तो उनके लिए एक टैक्स आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन टैक्स। अब ये क्या लगेगा, कैसे लगेगा? जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं which are older than 8 years, transport vehicles which are older than 8 years, when their fitness certificate will be renewed, they have to pay 10 to 25% of the road tax as a green tax. Okay, 10 to 25% of road tax as a green tax. Personal vehicles, they have to get their re-registration after 15 years. Personal vehicles, they had to get their registration after 15 years. So they will also have to pay green tax while re-registration. Public transport vehicles, they have to pay a lower green tax. Public transport vehicles, they have to pay a lower green tax. Higher green tax will be there where the vehicles are registered in the highly polluted cities. It means Delhi mein you have to pay more green tax as compared to, let us say, कोई भी सिटी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बोकारो, ठीक है, बोकारो के कंपैरेटिवली दिल्ली में आपको ज्यादा ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। द टैक्स विल बी डिफरेंशियल, दिस विल नॉट बी द सेम मैनर कि टैक्स एक ही सिस्टम ऑफ टैक्सेस रहेगा, द टैक्स विल बी डिफरेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल। फ्यूल्स व्हीकल्स लाइक सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी, इन पे कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड आल्सो not be having any green tax. Vehicles used in farming like tractor, harvester, tiller will be exempted. Revenue will be kept in a separate account. ऐसा नहीं कि ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं, कौन कौन से फंड होते हैं हमारे पास? शाबाश, पॉलिटिकल रिवीजन। कौन कौन से फंड्स होते हैं? Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India. Public account. कंटिजेंसी से पहले क्या बोला? बोलो बोलो। So Consolidated Fund और Contingency Fund. वेरी गुड, दो ही फंड होते हैं। So public Public account. accounts. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीन फंड होते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैसे निकाल सकते हैं? हु हैज द पावर टू Parliament. टेक द एक्सपेंडिचर? पार्लियामेंट, वेरी गुड। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से So executive, एग्जीक्यूटिव। कंटिजेंसी फंड से president, एग्जीक्यूटिव हो गया। हु हैंडल्स द कंटिजेंसी फंड?
on the behalf of the President of India? फाइनेंस सेक्रेटरी. फाइनेंस सेक्रेटरी. वेरी गुड. ठीक है. तो ये जो ग्रीन टैक्स है ना कंसोलिडेटेड में जाएगा ना कंटिजेंसी में जाएगा पब्लिक अकाउंट, बट विल बी kept in a separate fund which will be used for technical pollution and for the states to provide state of the art facilities for emission monitoring. ठीक है, समझ में आ गया. ग्रीन टैक्स कहाँ लगेगा? vehicular, this will be only on vehicular pollutants or only on vehicles. Public मतलब transportation or commercial vehicles as well as private vehicles. Clean fuel vehicles are exempted. Farming vehicles are exempted. ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड. कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है यहाँ तक? डी ग्रीन टैक्स क्यों लगाते हैं बताने की जरूरत है आपको कि पहले तो पोल्यूशन नहीं होगा, ऐसे लोग व्हीकल यूज करें. आपने देखा होगा ना, कुछ लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, बिल्कुल सर्विसिंग नहीं कराते, व्हीकल आगे जा रहा है, धुआं पीछे पीछे जा रहा है बहुत दूर तक. देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो ऐसा डिसुएड करना है. दूसरा, लोगों को मोटिवेट करना है कि नए व्हीकल्स जो लेस पोल्यूटिंग है. इंडिया में ना या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में पीपल हैव अ टेंडेंसी टू गेट इमोशनल विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना? तो लोग उसी को यूज करते रहते हैं सदियों सदियों, है ना? हमारे घर में एक बाइक खड़ी है जो हमसे बड़ी है उम्र में. अब वो क्यों नहीं हम उसको कर रहे हैं? क्यों? इमोशंस जुड़े हैं. लेकिन ये इमोशंस एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है. ठीक है, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है. तो ये मोटिवेट करेगा. एंड ये ग्रीन टैक्स है, उससे क्या होगा? पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस होगा. व्हेन द पोल्यूटर इज पेइंग फॉर द पोल्यूशन, द पोल्यूशन लेवल इज रिड्यूस. है ना? समझ में आया? अगर आपसे बोले मस्त गंदगी फैलाओ, 200 रुपए का है, आराम से गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए और आराम से गंदा करिए. अब क्या करेंगे आप उसमें? है ना? डस्टबिन रखिए, डस्टबिन के बाहर एरिया बनाया हुआ है कि अगर आपको बाहर फेंकना है तो 5 रुपए भी लगेंगे, डस्टबिन में फेंकना है फ्री लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. है ना? तो ऑटोमेटिकली सब डस्ट, ये आइडिया होता है पॉल्यूटर पेइंग प्रिंसिपल. ठीक है. सिमिलरली कार्बन प्राइसिंग होती है. कार्बन प्राइसिंग क्या होती है? जो एमिशन कॉस्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ एमिशन, उसको टाई करती है एक प्राइस से, जिससे पता लगता है कितना कार्बन एमिट हो रहा है. इसमें टैक्स भी इस पे लगा सकते हैं फिर. ठीक है. नाउ देयर आर वेज ऑफ एमिशन ट्रेडिंग. एमिशन ट्रेडिंग के 3 वेज होते हैं: जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग. बाय क्योटो प्रोटोकॉल. जॉइंट इंप्लीमेंटेशन स्टेटमेंट का आंसर दीजिएगा. द जॉइंट implementation is the emission trading between the developed and developing country. Second statement, clean development mechanism is to ensure the reduction in carbon emission between the developed countries. True or false? मतलब 1, 2, both, none. डेवलपिंग कंट्रीज में जॉइंट इंप्लीमेंटेशन. हाँ जी, क्लीन बोलिए. डेवलपिंग कंट्रीज में. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हां, सेकंड ऑप्शन गलत है. हां सर, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री. फर्स्ट भी गलत है. जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, देखो जॉइंटली वही तो इंप्लीमेंट करेंगे जो एक लेवल पे है. आप सोचिए, अदानी और अंबानी तो मिलके जो है अपना स्टैंड बनाएंगे ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, है ना? ऐसा तो नहीं वहां एक कोई टी सेलर है जो स्टेडियम के बाहर, और अदानी अंबानी उनसे बोलेगा आओ जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के स्टैंड बनाते हैं. कोई टी सेलर स्टैंड है? नहीं है ना. क्यों? क्योंकि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन इज बिटवीन पीपल हु आर एट दिस लेवल, एट पार लेवल. तो this is between the developed countries. Clean development mechanism is between the developed and developing countries, and emission trading is also between the countries. Okay,
ये आपने जब बेसिक पढ़े होंगे, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी कहीं से ही पढ़ा होगा, ये सब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आपने, है ना? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे। यस, नो? सर थर्ड मैकेनिज्म का नाम क्या है? एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करने वाले। ओजोन। स्टेटमेंट 1, ozone is a greenhouse gas. 2, ozone is a pollutant. 3rd, ozone is a safety blanket. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 3 only. Option D, 1, 2 and 3. Follow guys. 2 and 3. So B. B हाँ जी। option. B option. 2 and 3. D, Sir, D. B. B. B sir, B. दिल्ली या बॉम्बे? Bombay. बॉम्बे। Bombay. बॉम्बे, सबको बॉम्बे चाहिए। बॉम्बे ना जाओ, बॉम्बे में बहुत ज्यादा केसेस हैं अभी, ठीक है? दिल्ली में कम है, दिल्ली पे सेटल करते हैं। क्या कहते हो, दिल्ली पे सेटल करें? अच्छा, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या? Yes, sir. याद करो, बहुत साल पहले हमने पढ़ा था, बहुत साल पहले ब्लैक कार्बन वगैरह कब किसी के क्लास में पढ़ा था, एक चार्ट दिखाया था, याद है? कुछ याद आया? बहुत साल पहले हमने कुछ पढ़ा था जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था, याद करो, बहुत साल पहले, एक है जमाना था, ठीक है? याद है? उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स थे, उसमें ओजोन भी था। अच्छा, ओजोन पॉल्यूटेंट क्यों है? क्यों, रीजन क्या है ओजोन पॉल्यूटेंट है, क्यों है? याद आ गया? अच्छा, याद आ गया अब सबको? अब नहीं जाना बॉम्बे? हाँ? बताओ, तकदीर की टोपी लेने नहीं जाना, बॉम्बे नहीं जाना तुम लोगों को, तो दिल्ली रुकना चाहते हो? ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, ओजोन से कितना सिंपल क्वेश्चन आया, उसमें हम लोग फंस गए, है ना? चलो अब दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं ओजोन से। पहला, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन is a boom. Stratospheric ozone is a bane. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both. Option D, none. बताओ, अब बताओ, कहाँ जाना है आप लोगों को? तकदीर की टोपी लेने, Sir, D. बॉम्बे, दिल्ली, D. अमेरिका लेने जाना है, दिल्ली? So D. सब दिल्ली चलेंगे, कोई अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, कोई बॉम्बे नहीं जाना चाहता, हाँ? कोई नहीं जाना चाह रहा है, कनाडा भी कोई नहीं जाना चाह रहा है। तो बॉम्बे में कोविड, कनाडा में हीट वेव, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो दिल्ली में सेफ रहते हैं, है ना? वेरी गुड। क्या गलती क्या है इसमें?
सर इंटरचेंज कर दे खाली बून और बेन को। ठीक है, इंटरचेंज कर दे बून और बेन को तो सही हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट। बून बून ठीक है, इट्स अ पॉल्यूटेंट। बून नहीं बेटा, बेन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन तो बेन हुआ ना, पॉल्यूटेंट हो गया। वेरी गुड। ओजोन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से मिलके क्या करता है? ओजोन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से मिलके क्या करता है? ओजोन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से मिलके क्या करता है? स्मॉग बनाता है, हाँ, स्मोक बनाता है। वेरी गुड। और वो कितना खतरनाक होता है? ठीक है, ओजोन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जब ये मिल जाते हैं तो तूफान मचा देते हैं। ठीक है, तब ये तूफान मचा देते हैं। लेकिन ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये यहां होता है ओजोन। वेरी गुड, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहां से कहां तक, कितनी किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर? क्या ये तो चीटिंग है, ऐसे तो हम याद ही नहीं कर रहे हैं, हमें ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी हम। बताओ ट्रोपोस्फेयर कहां से कितने किलोमीटर तक होता है? 60 किलोमीटर। 16 तक मान लेते, 16 तक मान लेते। ठीक है, चलो। ट्रोपोस्फेयर के एंड को क्या बोलते हैं? कैसे पता लगता है ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया? तो ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। वेरी गुड। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलता है? ओजोन, है ना? यहाँ पे ओजोन मिलेगा। वेरी गुड। एरोप्लेन्स जो होते हैं, एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में? आजकल एरोप्लेन बहुत न्यूज में है, देखा आपने, वीडियोस देखी है कैसे अफगानिस्तान में पीपल वर ट्राइंग टू क्लाइम अपॉन द एयरक्राफ्ट। तो हो सकता है पूछ ले कि वो जो बहुत सारे लोग गिरे हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में? बताओ। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर याद रखिए। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर चलो कर ही रहे हैं तो और लेयर्स मान जाएंगी। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फीयर। मेसोस्फेयर। मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम? आयनोस्फेयर। आइनोस्फेयर। वेरी गुड। इसके ऊपर भी कोई है? आइनोस्फेयर के ऊपर भी कोई है? यस, नो? बिजली कड़कती है कौन सी लेयर की वजह से कड़कती है? आइनोस्फीयर। अरे बेटा, क्लाउड्स अगर थर्मोस्फेयर पार कर जाएंगे तो फिर वो क्लाउड बचेंगे कहाँ? ये आप फंस गए। हाँ, बताओ। अब पता था तुम लोग यही बोलोगे, आयन है तो आयनोस्फेयर। क्या ट्रोपोस्फेयर के बाहर क्लाउड्स होते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेटोस्फेयर तक हो जाएंगे क्लाउड। अगर इतनी ऊपर से पानी गिरेगा ना तो बुलेट की तरह चीर देगा सर को। खुद ही सोचिए, इतने ऊपर से, इतनी ऊपर से अगर क्लाउड से
ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होता है ना, स्ट्रेटो मीसोस्फीयर पे तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो ऊपर से नीचे आए, यहाँ तो जम जाएगा, आयन भी जम गया, वो तो बल्ब बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज भी होगा तो बल्ब बन जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा। तो क्लाउड्स जो है मैक्सिमम स्ट्रेटोस्फीयर तक जाते हैं, उसके बाद बाहर क्लाउड्स थोड़ी होते हैं। समझ में आया? थंडर एंड लाइटनिंग का आयनोस्फीयर से कोई लिंक नहीं। तो आयनोस्फीयर किस काम आती है, कौन से सिग्नल्स के लिए आती है? रेडियो रेडियो सिग्नल, हाँ रेडियो में यूज होते हैं सर, मतलब रेडियो वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स मीसोस्फीयर से होते हैं, थर्मोस्फीयर से होते हैं? थर्मोस्फेयर से सर, आयनोस्फेयर से कहते हैं। आयनोस्फीयर कहते हैं। चलिए, तो समझ गए हम लोग किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। देखिए, स्टेटमेंट पढ़ना है, पता हमें सब कुछ है, ये हमें सबको पता है, क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फीयर तक ही होती है मेनली, ठीक है। बस पेपर में यही ध्यान रखना है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत बातचीत तो नहीं है? स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता ही कम होता है। तो बढ़ता है, बढ़ता भी और कम भी होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में दोनों चीजें होती हैं, बढ़ता भी है, कम भी होता है, ठीक है। ट्रोपोपॉज वही होता है जब टेम्परेचर कम होना बंद हो जाता है, दैट इज ट्रोपोपॉज, है ना। जो टेम्परेचर कम होता है ऊपर जाने से, उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कम होता है ऊपर जाने से, उसको क्या बोलते हैं? सर लैप्स रेट। लैप्स रेट, वेरी गुड। किस रेट से होता है? कितने किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा? 1.6। हाँ जी, 165 165 किलोमीटर पे। बेटा 165 तक तो है ही नहीं ना, 16 किलोमीटर तो ट्रोपोपॉज खत्म ही हो जाएगा। मीटर 165 मीटर पे, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यस सर। वेरी गुड। देखो, आज ज्योग्राफी भी कर ली हमने, एनवायरनमेंट साथ साथ, ठीक है। ओजोन का यहां तक समझ में आया। अब ओजोन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ओजोन होल, है ना। ओजोन होल है सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ओजोन होल हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों ओजोन होल इज अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड? व्हाई ओजोन होल इज अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड? सो यूवी रेज पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, यूवी रे पेनिट्रेट कर जाएंगे, व्हिच कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग स्किन कैंसर, है ना। तो ओजोन होल होना नहीं चाहिए, ठीक है। ओजोन होल का रीजन क्या है? कौन से एलिमेंट्स की वजह से ओजोन होल होता है? सो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन क्लोरीन और हैलोजेंस की वजह से, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, आयोडीन, सारे हैलोजेंस की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है। अब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, कहाँ के साइंटिस्ट ने? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है दैट there was a ozone hole in the Antarctica region, in the region of Antarctica, which was the deepest and the largest in last 40 years. They identified an ozone hole in Antarctica, which was deepest and largest in last 40 years as compared to last 40 years. अब
which was there in the October 2020, that hole has closed. ठीक है, that hole has closed. तो ये न्यूज है, ये न्यूज है। अब ये रीजन क्यों था, ये होल क्यों, इतना बड़ा होल क्यों बना अंटार्कटिका रीजन में, ये भी हमें पता होना चाहिए। What was the reason? Anyone? Anyone? So polar vortex की वजह से concentration of gases. वेरी गुड, ये तो सबने लगभग सबने पढ़ा हुआ होगा, है ना, ये तो लगभग सबने पढ़ा हुआ है। कहाँ है सब लोग, कहाँ है, पढ़े बाद कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए? मीठी मीठी नींद तो नहीं आ रही किसी को? तो एकदम एग्जैक्टली नींद का टाइम हो चुका है। अगर वो खाना ना खा रहे, खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वीडियो ऑन करें, जिससे आप लोगों का कंसंट्रेशन बना रहे। पोलर वर्टेक्स लगभग सबको पता है ना। अब एक बढ़िया क्वेश्चन पूछें, बताओ जल्दी बताओ, क्या आप तैयार हो? स्टेटमेंट का आंसर दिए, बस बताइए ट्रू और फॉल्स। द क्रिएशन ऑफ ओजोन होल, the creation of ozone hole is because of the stable polar vortex in the Antarctica region. True or false? The creation of ozone hole is there because of the creation of stable polar vortex in the Antarctica region. True or false? बताओ। सर ट्रू। ट्रू है, वेरी गुड, ठीक है। पोलर वर्टेक्स जो है स्टेबल होना चाहिए। ये आप इमेज दिख रही है आप लोगों को, इमेज दिख रही है, थोड़ा मैकेनिज्म पता है, थोड़ा समझाएं। मैकेनिज्म आप लोगों को पता है? सर समझा दो। हाँ जी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में आप लोगों को पता है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में पता है? नहीं? Yes sir. स्टेबल पोलर वर्टेक्स समझते हैं। स्टेबल यानी कि पूरा वर्टेक्स क्रिएट हो गया। वर्टेक्स होता है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो कोल्ड रीजन होते हैं, जो कोल्ड रीजन होते हैं, शाबाश बहुत अच्छे से बताइएगा, क्या पोल्स पे कोरोलिस कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी, है ना। वहां पर पोल्स पर ठंड भी ज्यादा होगी, यानी कि जो एयर होगी वो कोल्ड होगी। सो कोरोलिस क्या होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू टर्न एनीथिंग इन द राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो राइट डायरेक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से वहां पर कोल्ड एयर ना एक वर्टेक्स फॉर्म कर लेती है, बिकॉज ऑफ कोरोलिस, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ वो सॉरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर and because of the high that tends to have a formation of a vertex in the polar regions. अब आप ये कहोगे ये तो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, हमें तो बताया राइट टर्न करती है ना, है ना, है ना, है ना, दिमाग में आया? बेटा हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये तो आपको नीचे दिखाएंगे, देखोगे कैसे। अभी अंटार्कटिका तो सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न में लेफ्ट जाएगा ना, लेफ्ट टर्न कर रहा है तो ऐसे तो घूमेगा, है ना। तो वो तो डाउट क्लियर हो गया, दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो काउंटर क्लॉकवाइज तो नहीं, हमने तो घड़ी देखी, अपनी घड़ी में उल्टा जा रहे हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन तो सही है, लेकिन राइट तो जाएंगे तो उल्टा जाएंगे। तो इस सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, वहां पे लेफ्ट ही जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज ही जाएगा, तो एक पोलर वर्टेक्स क्रिएट कर देता है। पोलर वर्टेक्स जब स्टेबल होता है तो वार्म एयर को अंदर ही नहीं जाने देता,
जब वार्म एयर अंदर नहीं जाएगी तो ये कोल्ड वेरी हाई टेम्परेचर जनरेट रहेगा, वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा, तो ये सनलाइट नीचे तो नहीं जा रही है, ऊपर ही ऊपर जो है रहेगी, ये ऊपर ही ऊपर रहेगी, वार्म एयर है नहीं, और वहां पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए। वहां पे क्या होगा, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे अलोंग विद द एयर दे राइज, वो बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो, दे फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ आइस, दे आर इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। और ये जो जेट स्ट्रीम वाला रीजन है मैक्सिमम ट्रोपोपॉज तक होता है, मैक्सिमम ट्रोपोपॉज तक। पोलर वर्टेक्स नीचे है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स दे फॉर्म आइस शीट्स और आइस पार्टिकल्स। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आइस पार्टिकल्स के अंदर क्या है, हमारे हेलोजन्स है। when sunlight will there, these particles will melt, the halogens will be released, sunlight is there, ozone is there, O3 is unstable, is in unstable situation, and halogens are very reactive, they will form compounds। O3 से तोड़ के ClO बन जाएगा, क्लोरस ऑक्साइड, क्लोरस ऑक्साइड, ओजोन ऑक्सीजन बन जाएगा, इससे एक होल क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द रीजन ऑफ ओजोन। समझ में आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत बातचीत तो नहीं है? कैसे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और वर्टेक्स का रोल होता है? वेरी गुड। ये अंटार्कटिका पे ज्यादा क्रिएट क्यों होता है, आर्कटिक में क्यों नहीं होता है इतना ज्यादा? होता तो आर्कटिक में भी है, लेकिन वहां पे ओजोन होल को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बस क्रिएट करता है। यूएसए में आपने देखा होगा 2-3 साल पहले देयर वर कोल्ड वेव्स, वो बिकॉज ऑफ द पोलर वर्टेक्स। लेकिन ये आर्कटिक में क्यों इतना नहीं होता, अंटार्कटिक में क्यों इतना होता है, बताइए? आर्कटिक में इतना क्यों नहीं होता, अंटार्कटिक में क्यों होता है? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली लैंड मास ज्यादा है। नॉर्दर्न में या सदर्न में? नॉर्दर्न में सर। नॉर्दर्न में। वेरी गुड बेटा। आर्कटिक सर्कल पे मोस्टली तो आपका सी है ना, आर्कटिक ओशन क्या है, पानी ज्यादा है, वहां लैंड मास कम है, तो ठंडा और वो गर्म धीरे धीरे होता है। एंटार्क्टिका में लैंड मास ज्यादा है, एंटार्क्टिका में ज्यादा लैंड मास है, तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ डू वन थिंग, इसकी एक रीडिंग लगाइए, फिर आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह समझाएंगे। एक बार रीडिंग लगाइए जो पूरा समझा है, जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ
हाँ जी, पढ़ लिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन से मंथ में होता है जनरली? इट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। ओवर द अंटार्कटिका the ozone hole is mainly experienced during the spring season. True or false? In Antarctica, the ozone hole is experienced mainly during the spring season. True or false? ध्यान से सुनिए, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। नहीं और सर, true होगा। अंटार्कटिका फॉल्स। ये आप मत भूलिए, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है विंटर ना, ये मत भूलिए। अभी यहाँ पर कौन सा सीजन चल रहा है? शाबाश, सावन मत बोलना, ठीक है? ठीक, कोई सावन मत बोलना, सीजन बताना। सावन इज अ मंथ, कि श्रवण का सीजन चल रहा है, या फिर जो है भाई बहन के प्यार का मौसम चल रहा है, अभी तो रक्षाबंधन वाला है, तो वो सब नहीं। विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये बताइए। सर टेक्निकली समर में मॉनसून। ठीक है, टेक्निकली मॉनसून सीजन है। वी आर अबाउट टू एंटर दी ऑटम सीजन, सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न में उल्टा होता है इसके, सदर्न में भी विंटर से स्प्रिंग की तरफ जाएंगे वो लोग। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ना यूपीएससी सारी ज्योग्राफी लगवा लेती है, सारी ज्योग्राफी लगवा सकती है यूपीएससी, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। ओजोन होल डिप्लीशन रोकने के लिए, ओजोन होल डिप्लीशन रोकने के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई थी? ओजोन डिप्लीशन रोकने के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई थी? वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, वेरी गुड। Vienna Convention was held to ensure that the ozone layer is protected. ठीक है, and इसको legally binding करने के लिए there was a protocol that was called as Montreal Protocol. ठीक है, so there was a convention which was adopted to ensure the protection of ozone layer. In order to make sure that the convention becomes legally binding, a protocol was introduced which is called as Montreal Protocol. Okay, Montreal Protocol became functional in 1989. तो याद रखिएगा, before global warming or greenhouse gases became a concern, ozone depletion was already taken care of through Montreal Protocol. ठीक है, it was in 1989. 1992 से हमारी बाकी चीजें शुरू हुई है। ठीक है, now this was to ensure that the 100 substances that deplete ozone layer, they are eliminated. ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को 15 इयर्स दिए थे, लेकिन ऑलरेडी वी आर पास्ट दैट टाइम। तो किसको क्या टाइम दिया था, वो खत्म हो चुकी है बात। ठीक है, 2005 में टाइम ओवर हो गया था डेवलपिंग कंट्रीज का। नाउ वी आर इन 2021। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या क्या इंक्लूड किए थे? इट इंक्लूड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हेलेंस, HCFCs। ठीक है, इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव किया है फेज आउट ऑफ HCFCs। इट इज अ केमिकल यूज्ड बाय फोम मैन्युफैक्चरर्स। इट इज मेनली यूज्ड एज ब्लोइंग एजेंट। ठीक है, ब्लोइंग एजेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे दबाओ, ऐसे प्रेस करो और से कुछ भी निकलता है, that is using chlorofluorocarbons, yeah, that is using your ozone depleting substances. समझ में आया? अब ये बोला फॉग में ऐसा नहीं होता, फॉग में नो गैस है, ये सब मत बोलना। ठीक है, कि साढ़े किसी होता है, जहां भी फुस को होता है, ठीक है, ब्लोइंग एजेंट यूज होते हैं, वहां पर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहां पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। यहां तक समझ में आया?
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, क्या बताइए, सब क्वेश्चन नहीं बनाते, बताइए किगाली एग्रीमेंट के बारे में सुना है? हाँ, किगाली एग्रीमेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो किगाली Yes, sir. एग्रीमेंट किस लिए आया था? किगाली एग्रीमेंट, व्हाई किगाली एग्रीमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? इसी के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए। वेरी गुड। तो यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। HFCs do not deplete ozone layer substantially, but their global warming potential is 1000 times more than CO2s. अब अगर हमने HCFCs को एलिमिनेट किया, we have phased out HCFCs, तो उसके बदले में हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से देखिए सिंपल सी बात है, अब आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, आप दवाई ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट योर लंग्स, और उससे हमारे लिवर फेल हो रहा है। अब हम उसे रेगुलरली ले जाए जिससे लंग्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लीन हो जाएंगे लंग्स। हम उसे रेगुलरली लेते रहें एंड उससे लिवर धीरे धीरे खराब होगा। तो हमें क्या करना है? वो दवाई रेगुलरली लेनी है बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट आवर लंग्स, है ना? है ना? है ना? बताओ। हाँ, लिवर का क्या है? वो तो किसी से भी 1-2% लेके दोबारा बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। बताइए, पता है ना आपको लिवर रीजनरेट होता है, ठीक है? तो सही है, अगर लंग्स को बचाना है तो लिवर खराब होता है होने दे, या ऐसी मेडिसिन ले जिससे लिवर पे भी इफेक्ट ना हो। यही हमारा तरीका है। तो किगाली एग्रीमेंट इसीलिए है कि मान लीजिए HFCs वी आर यूजिंग, HFCs आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग, लेकिन दे आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? दे आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, एंड इफ इट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग दे शुड आल्सो बी एलिमिनेटेड। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताते हैं, कोविड टाइम्स पे सेकेंड वेव में, ठीक है, स्टेरॉइड्स के बारे में आपने सुना होगा, स्टेरॉइड्स यूज होते थे, एंड लोग स्टेरॉइड्स दे स्टार्टेड टेकिंग दोस स्टेरॉइड्स एज अ डेली मेडिसिन, ठीक है, रोज 1-2 स्टेरॉइड ले लेते थे। फेबिफ्लू आपने सुना होगा, फेबिफ्लू वाज अ स्टेरॉइड, ठीक है, डेक्सामेथोसोन वाज अ स्टेरॉइड, ये सब लेते थे। लेकिन स्टेरॉइड से आपके हार्ट पे भी इफेक्ट होता है, हार्ट पे इफेक्ट होता है, एंड सो मेनी पीपल दे सर्वाइव्ड कोविड बट आफ्टर 10-15 डेज दे हैड हार्ट अटैक। यही HFC के साथ है। और हार्ट अगर फेल हो जाता तो फिर तो पूरी बॉडी को बचा के क्या करेंगे हम? इतना डेंजरस है। यही HFC के साथ है। HFC इतना ज्यादा डेंजरस है that its global warming potential is 4000 times more than CO2। यही पढ़ा था हमने। क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, उसकी कम करनी है, इसीलिए HFCs आर फेज्ड आउट। कब तक फेज आउट करने हैं? अब भाई 1-2 दिन में तो कर नहीं सकते, हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी तो आना चाहिए। अरे AC तो चलाएंगे ही, है ना, फ्रिज तो चलाएंगे ही, डीओ तो लगाएंगे ही, है ना, तो फिर कैसे फेज आउट कर दें? तो हमें टाइम मिला है 2040 तक, ठीक है, टाइम इज प्रोवाइडेड 2040 तक, ठीक है, तो फेज आउट करेंगे 2040 तक, ठीक है। समझ में आ गया? किगाली एग्रीमेंट समझ गए? कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, HFCs आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग बट दे आर introduced so that they will be phased out. They will be phased out. Are we clear? चलिए आगे चलते हैं। बायोफ्यूल्स के बारे में सुना है? अभी रिसेंटली एक स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, द नेम वाज स्टारडस्ट,
तो याद रखिएगा स्टारडस्ट में क्या यूज हुआ था, बायोफ्यूल यूज हुआ था। यूपीएससी ऐसे पूछ ले स्टारडस्ट क्या है, तो स्टारडस्ट वाज अ space mission that used biofuel. Stardust was a space mission that used biofuel. ठीक है, बायोफ्यूल क्या होता है? सर जो भी बायोलॉजिकल रिमेन्स से बनता है फ्यूल। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी चीज अगर आप बायोलॉजिकल चीजों बनाए, जैसे आपने सुना होगा बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट, पोटैटो से हम लोग क्लॉक रन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट बचपन में करते थे, पोटैटो से जो है क्लॉक रन कर लेते हैं, है ना, किसके अंदर कुछ तो एनर्जी रिसोर्स है। अब मान लीजिए आप पोटैटो से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्च से आप फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है, शुगर केन से फ्यूल बना रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बायोफ्यूल। जत्रोफा सीड्स से आप फ्यूल बना रहे हैं, सबसे जो मेन है जत्रोफा सीड्स यूज होती हैं, तो यू आर मेकिंग फ्यूल आउट ऑफ इट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल। लेकिन बायोफ्यूल जो है एक टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप के होते हैं। सो देयर आर जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल। अगर आप खाने की चीजों से बायोफ्यूल बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग बायोफ्यूल आउट ऑफ food products or food crops, that will be called as first generation biofuel. अब लेकिन मान लीजिए आपने सारे पोटैटो का तो पेट्रोल बना दिया, मतलब फ्यूल बना दिया, अब घर से लेने निकलोगे क्या, डाल के फ्यूल गाड़ी में डाल के निकल तो गए, मार्केट में जाके खाओगे क्या, पेट्रोल। तो फर्स्ट जनरेशन हम लोग इतना प्रमोट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, we are already having the problems of food security, तो इसलिए हम फर्स्ट जनरेशन प्रमोट नहीं करते। सेकंड जनरेशन क्या है, नॉन एडिबल फूड क्रॉप्स, या फिर वो फूड क्रॉप्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड टू बी एडिबल नाउ। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अवॉइड करते हैं कि आप कौन खाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी आर हैविंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, वी आर हैविंग द हाई प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो वी विल नॉट try to have production of other like coarse, जो आपके कोर्स सीरियल्स होते हैं, जैसे रागी हो गया, ठीक है, या ज्वार हो गया, तो वो अब की लोग स्टेपल डाइट में नहीं है, तो यू कैन यूज दैट। लेकिन जो एट प्रेजेंट पीपल आर यूजिंग इट whatever as food, that will not be considered as a second generation crop, ठीक है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल मींस नॉन एडिबल क्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर मोलेसिस भी आ जाते हैं आपके, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से शुगर जूस निकाल लिया, जो बाकी का बचा उससे फ्यूल बना लीजिए, ठीक है, जूस निकाल के उससे फ्यूल बना लीजिए, दैट इज सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आर द फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल यूजिंग एन एल्गे, ठीक है, एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स आर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। Fourth generation are those biofuel which are not only producing fuel, but they are also helpful in storing and capturing CO2. मतलब they are also supporting in carbon sequestration. वो फ्यूल जो ना ही एनर्जी ना तो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, but they are also providing the carbon sequestration. These are fourth generation. So they are using the genetically modified products. बाकी सब नेचुरल, फोर्थ जनरेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। इंडिया में बायोफ्यूल यूज करने के लिए मिशन है दैट बाय 2030 पेट्रोल विल बी ब्लेंडेड बाय 20% इथेनॉल एंड डीजल विल बी ब्लेंडेड बाय 5% बायोडीजल, ठीक है। देयर विल बी और देयर इज अ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है। देयर विल बी अ repository, national biomass repository, by conducting appraisal of biomass across the country. National biomass repository by conducting appraisal of biomass across the country, ठीक है। Then the thrust will be provided for second generation biofuel, ये आपको बता ही दिया है, second generation biofuel होगा, ठीक है। Biodiesel production be encouraged from non-edible oil seeds, ठीक है। It will be used in cooking oil, short gestation crops, and development of supply chain mechanism. So focus will be on
non-edible oil seeds, those which can be used as a cooking oil, वो हम अवॉइड करेंगे, और वो जब यूज हो चुका होगा तब उसको हम यूज करेंगे। तो यूज कुकिंग ऑयल, जैसे इंडिया में अगर आपने देखा होगा, इंडिया में क्या मोस्टली जगहों पर जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे ऑयल जो है ना एक बार यूज नहीं होता है, जब तक ऑयल खत्म नहीं हो जाता ना तब तक यूज होता है। आप अगर कभी कुक कर रहे हैं तो वो ऑयल जो है वो फेंकेंगे नहीं, वो यूज कुकिंग ऑयल वो पता नहीं कब तक यूज होगा। आपने देखा होगा स्वीट शॉप्स पे देखा होगा, यूज वाला डब्बे में फिर भर लेते हैं, कल फिर यूज करेंगे। दैट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो उसको हम यूज करेंगे एज अ बायोफ्यूल, वो वाले क्रॉप जिसका शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है एंड विच हैव अ बेटर और वेल डेवलप्ड सप्लाई चेन मैकेनिज्म। कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल को बता ही दिया आपको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। सेकंड जनरेशन को बोलेंगे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, ठीक है, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होगा, इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोक्योरमेंट। जो मोलेसेस होते हैं शुगर केन के बाद पर्टिकुलरली जो उसका बचता है जूस निकालने का, मोलेसेस होते हैं, उसको प्रमोट करेंगे जिससे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिले ना। फार्मर ने शुगर केन बेच दिया, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने छोटे एरिया में उसको शुगर केन का जूस निकाला तो आप उसको बेचोगे, उसको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए आपको, तो ये बेनिफिट है। Then setting up of a biofuel coordination committee under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ठीक है, it will not be under the Department of Science and Technology, it will not be under the Department of Biotechnology, it will be under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ये भी ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? एक बार ये चार्ट को रीड कर लीजिए, याद हो जाएगा फिर। Done? चलिए, now let us understand National Green Tribunal. ठीक है, National Green Tribunal, it has completed 10 years, so क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट कौन से एक्ट से है बच्चों? कौन से एक्ट से है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप? फुल स्टॉप। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में एक्ट आया था। ठीक है, पर्पस क्या है? इट इज द पर्पस ऑफ इट इज टू डिस्पोज द
dispose the environmental cases in an expeditious manner. ठीक है, the tribunal is not bound by the code of civil procedure it or Indian Evidence Act 1872. ना तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंड है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 से बाउंड है. इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि कि एनजीटी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, प्रिंसिपल सीट है न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता, चेन्नई. अदर सीट्स हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई. बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, दिल्ली सीट इज नॉट द हेड ऑफिस ऑफ एनजीटी. ऑल द सीट्स आर इक्वल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था थोड़े दिन पहले. वहां पे उन्होंने बोला न्यू दिल्ली, ऐसा नहीं कि न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल प्लेस दिल्ली है, लेकिन ब्रांच सारी बराबर है. वेरी गुड. इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो कि कौन से एक्ट एनजीडी और कौन से एक्ट पे एनजीटी की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है. ऑन which acts NGT does not have its jurisdiction. Options are Indian Forest Act, ठीक है, Forest Rights Act, Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Act. चलो ये तीन में से ही बताओ किस किस पे नहीं है. Forest Act and Wildlife Protection Act. ठीक है, वेरी गुड. नेचुरल जस्टिस, बेटा नेचुरल जस्टिस है मतलब जो उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल मैनर होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि एक्ट से बाउंड करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है तो आपको कोई एविडेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड. तो दैट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, कि एनवायरमेंट तो क्लीन होना चाहिए. अब मान लीजिए क्लीन एनवायरनमेंट नहीं तो बोले कि 10 साल पहले भी तो इतना गंदा था, आज भी उतना गंदा, क्या प्रूफ है कि हमने गंदा किया? गवर्नमेंट ये बोल सकती है ना, ये वाली तो बिल्कुल बोल सकती है कि ये हमने थोड़ी गंदा किया, तो जो है तब से गंदा हो रहा है. तो वो एविडेंस नहीं, वही नेचुरल जस्टिस है. आप गवर्नमेंट में हो, आपकी काम है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करें. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, तो एनजीटी के अंदर क्या आ रहा है वो तो आपको याद नहीं रख पाएंगे सारा. ठीक है, क्या नहीं है देखिए क्या क्या है एक बार समझ लीजिए. फिर भी वाटर पोल्यूशन आएगा, वाटर सेस आएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट. एक तो उसमें याद रखिएगा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस 1991 याद रखिएगा. क्या नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के डिस्प्यूट के लिए आप एनजीटी नहीं जा सकते. इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के लिए आप लोग एनजीटी नहीं जा सकते. ठीक है, तो सलमान भाई का केस एनजीटी में नहीं चल रहा है, याद रखने का तरीका. ही इज बीइंग ट्राइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना. ठीक है, तो उनका केस एनजीटी में नहीं चल रहा है, याद रखेंगे, अब तो नहीं भूलेंगे. ठीक है, सांगाई डियर का नाम सुना? सांगाई अभी न्यूज में था. सांगाई डियर का नाम कहाँ कहाँ पाया जाता है? सांगाई डियर विच स्टेट? मणिपुर में. वेरी गुड. कौन से नेशनल पार्क में? कौन से नेशनल पार्क में? बता दो, ऐसे मत करो, ये बहुत फेमस है. इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, है ना. किस पे डांस करता है वो, जो जिस प्लांट स्पीशीज पे डांस करता है उसका नाम क्या है? ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट. यूपीएससी से पूछो, चलो आस्क का फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर्स, यूपीएससी यही पूछेगा आपसे. अगर आपने यूपीएससी को मौका दिया ना, आज मुझसे अपना फेवरेट सवाल पूछ लो, तो यही यूपीएससी पूछेगा. इतना फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का. बताओ किस पे डांस करते हैं वो, क्यों कहते हैं संगाई को डांसिंग डियर? चलो ये तो बता, न्यूज में क्यों था? छोड़ो ये न्यूज में थे, बता. सलमान खान को शॉल दी थी ना वो. हाँ, शॉल किसने दी थी ये नहीं याद है. तो
पूरा याद रखना होता है, ठीक है। मीराबाई चानू जो है, किस चीज में मेडल मिला है उनको, कौन सा मेडल मिला है? वेट लिफ्टिंग में मिला है, वेरी गुड। कितने केजी वाले उसमें है? ये क्वेश्चन आएंगे पीसीएस में, जरूर आते हैं। 49 केजी, 49 ठीक है, 49 केजी वेट लिफ्टिंग में मिला है, वेरी गुड। सांगाई डियर को डांसिंग डेयर बोलते हैं बिकॉज दे वॉक ऑन फुमडीज विच आर फ्लोटिंग वाटर बॉडीज। तो कूद कूद के जाते हैं जिससे वो ड्राउन ना हो जाए, तो इसीलिए वो डांसिंग डियर की तरह चलते हैं, तो फुमडीज पे चलते हैं। और वो पाए जाते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन बता रहे, ये तो कभी पूछ लेते हैं। इसी उसमें से 3-4 क्वेश्चन बन गए ना एक साथ, एक ही उसमें से, तो यूपीएससी को इतना पसंद है ये केबुल लामजाओ, ठीक है। और नाम ढापा पूछ लेते हैं। नाम ढापा क्यों फेमस है, कहाँ है? चलो छोड़ो, फेमस छोड़ो, कहाँ है नाम ढापा नेशनल पार्क? अब गलती से ये तो नहीं आप लोग बोलोगे हमने पास्ट क्वेश्चन सबने कर लिए हैं, हाँ 2-3 बार कर, कोई टेस्ट सीरीज बता दो। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। और किस लिए फेमस है नाम ढापा? यूपीएससी ने 3 बार पूछा हुआ है वाला क्वेश्चन, 3 बार, मतलब यूपीएससी 3 बार को क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब बहुत। हमारे लिए अगर वो चौथी बार आ गया और हम ये नहीं कर पाए ना तो शर्म आएगी। यूपीएससी आपसे पूछेगा तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 बार हम पूछ चुके फिर भी नहीं आता, घर आके डांट के जाएंगे यूपीएससी वाले। तो नाम ढापा क्यों फेमस है? नहीं पता है किसी को? क्यों यूपीएससी पूछते नहीं पता है? नाम ढापा नेशनल पार्क इंडिया में ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द, अब इसको बायोम, फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, कॉनिफेरस, ठीक है, हिमालय, सारे बायोम, फॉरेस्ट बायोम एक ही नेशनल पार्क में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए फेमस है। और स्पीशी कौन सी फेमस है वहां की, ये भी नहीं पता। जब कैबुल लामजाओ की कौन सी फेमस है, चलो ये बता दो। हाँ डांसिंग डियर, हाँ डांसिंग डियर, संगई, ठीक है। और नाम ढापा की है फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। यहाँ पर रेड पांडा भी मिलता है, रेड पांडा भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? तो इंडिया में अगर हो देयर आर नो स्पीशीज ऑफ पांडा इन इंडिया तो गलत है, रेड पांडा मिलता है इंडिया में। वो वाला क्यूट असली वाला तो नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, असली वाला चाइना में मिलता है, असली वाला चाइना में मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कर लेंगे ये सब क्वेश्चन सब। अगर ये आए ये गलत मत करके आना, मतलब क्लास में जो डिस्कस हो गए वो क्वेश्चन नहीं गलत करके आने, ठीक है ना? वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपोजिशन क्या होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की? देयर विल बी चेयरपर्सन। कौन होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जज भी एलिजिबल नहीं है, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है, और स्ट्रेंथ में जुडिशियल नॉन जुडिशियल मेंबर दोनों होते हैं, ठीक है, मिक्स रहता है। जुडिशियल 10, मिनिमम 10 जुडिशियल मेंबर होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, ये जजेस ही होंगे और बाकी एक्सपर्ट्स होंगे। ओके, कोई दिक्कत? अब ये बताइए स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में सुना? स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है?
ये यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सिंपल सिंपल से। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, बेसल कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, रॉटरडम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम का है कहां पर? सो स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में। बेसल कहां पर है? सो बेसल स्विट्जरलैंड में है। हाँ, बेसल स्विट्जरलैंड में। बेसल और क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो और क्या मतलब, पहले ये तो बताओ अभी क्यों इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट में, और तो बाद में पूछेंगे। और रॉटरडम कहां पर है? सो रॉटरडैम नेदरलैंड्स में है। हाँ, रॉटरडम नेदरलैंड। और ये कन्वेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता दो। चलो, स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? सो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए हुआ था। ठीक है, पीओ पीस के लिए। बेसल किस लिए इंपॉर्टेंट है? hazardous waste। ठीक है, hazardous waste। एंड रॉटरडम बैंकिंग के लिए, तो बेसल का बैंकिंग वो, और बेसल और इस काम के लिए भी है वो बेटा। बेसल कन्वेंशन ही हो, बेसल नॉर्म्स है ना। याद है मीना माता कन्वेंशन और ट्रीटी कल बताया था, यस सर, है ना। ऐसे ही बेसल नॉर्म्स और बेसल कन्वेंशन। ठीक है, ये किसके लिए? हजार्डस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजल या मूवमेंट के लिए। रॉटरडम किसके लिए है? सो केमिकल्स। वेरी गुड, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। चलिए, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको समझते हैं। विजिबल है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या रेटिफाई कर दिया है दैट न्यू द 7 केमिकल्स और मोर 7 केमिकल्स विल बी एडेड इनटू द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दैट 7 chemicals will be listed as a part of Stockholm Convention। यानी कि जो persistent organic pollutants माने जाते हैं वो 7 केमिकल और ऐड हो गए उसमें लिस्ट में। ठीक है, these 7 chemicals will be considered as a persistent organic pollutants, and when they are considered persistent organic pollutants, so they'll be banned on the use, trade, import and export of these chemicals। Okay, at the same time cabinet ने अपनी powers to ratify the chemicals under Stockholm Convention delegate कर दी है Ministry of External Affairs को and Ministry of Environment and Forest को। Ministry of External Affairs को and Ministry of Environment and Forest को। Stockholm Convention किस लिए? It is a convention that eliminates or restricts the production and use of intentionally produced persistent organic pollutants, for example pesticides and industrial chemicals। ठीक है, it seeks to minimize the elimination of unintentionally, मतलब intentionally produce को तो खत्म करना है, unintentionally produce को minimize करना है। ठीक है, unintentionally produce को minimize करना है। फिर स्टॉक पाइलिंग जो है मैनेज होनी है और डिस्पोज ऑफ करनी है इन अ सेफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर।
अब मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि अंडर इट्स रूल्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये सब चीजें बैन होंगी, ट्रेड, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ दीज केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल है नाम देख लीजिएगा, याद नहीं रहेगा, इतनी ताकत लगा लो नहीं याद रहेगा, है ना। ट्राई कर लेते हैं। क्लोरडिकोन, हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल, हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल ईथर एंड हेप्टाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर, टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल ईथर एंड पेंटाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकाकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन। ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये 2 बार आ गया है पेज। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों होगी, मतलब आप लोग जब थक जाते हैं वीडियो देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कम क्यों हो गए हाँ सर? 50% से भी कम हो गई स्ट्रेंथ। जितने लाइव में आते थे उससे भी आते हैं, उम्मीद छोड़ दी है। हाँ, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से क्या होता है, बहुत खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, अब जो एक रिसेंट कन्वेंशन होती है COP9 स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसमें डाइकोफोल और परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड PFOA इनको बैन करने की बात करी, एलिमिनेट करने की बात करी, याद रखिएगा। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में इनके क्या नुकसान है ये दिए हुए हैं, याद आपको नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बेकार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री और स्पेसिफिक नॉलेज, इतनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए आपको। बेसल कन्वेंशन किस लिए है? बेसल कन्वेंशन इज फॉर द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1989। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुई थी? इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2001। ठीक है, तो 1989 में बेसल कन्वेंशन हुई थी। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी अपने सारे वेस्ट डेवलपिंग कंट्री में भेज देते थे। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो है अपना सारा वेस्ट डेवलपिंग कंट्री में भेज देते थे, एंड दिस कॉज्ड एक्सप्लोजन्स, इंफेबिलिटी एंड पॉइजन एंड कोरोजन। तो बहुत डेंजरस था। तो इसका फोकस क्या है? एक तो मूवमेंट रोकनी है, एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हजार्डस वेस्ट करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेशन करना है, ये सब चीजें करनी है। COP ऑफ बेसल कन्वेंशन ने इंक्लूड क्या किया है रिसेंटली? COP 14 ऑफ बेसल कन्वेंशन रिसेंटली इंक्लूडेड अनसॉर्टेड, मिक्स्ड एंड कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट अंडर द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। मतलब आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि ये हजार्डस हो सकता है एज अ वेस्ट। अगर आप अनसॉर्टेड, मिक्स्ड और कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि ये हजार्डस भी हो सकता है। ठीक है, इंक्लूड हो गया है, सो दैट इट विल इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ ट्रांसबाउंडरी प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है अब प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना, एंड दैट गाइडलाइंस विल बी अडॉप्टेड फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बेसल बैन अमेंडमेंट आया था, इट बिकेम एन इंटरनेशनल लॉ, इट प्रोहिबिट्स exports of all hazardous waste including electronic waste, obsolete ships from 29 member countries of OECD to non-OECD countries. ठीक है, मेन आप याद रखना ट्रांसबाउंड्री हजार्डस मूवमेंट्स के लिए है। ठीक है, हजार्डस मूवमेंट के डिस्पोजल के, इससे इतना याद नहीं है, याद रह गया तो कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भूल जाओगे, इससे अच्छा इसे ही भूलो, है ना। वेरी गुड। रॉटरडैम कन्वेंशन किस लिए होती है? It is for prior informed consent on certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. तो ट्रेड के लिए है, वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए थी। डिफरेंस समझिए, that is for waste disposal, this is for trading in hazardous chemicals and pesticides. It was adopted in 1998. The exporters of such item must provide importers with the information on potential health and environmental effects. Recent जो रोटरडैम कन्वेंशन हुई थी उसने कंप्लायंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया है, so that the parties can be assisted and they aim to ensure government for having information that they need for having hazardous chemicals to access the risk and take
इन्फॉर्म डिसीजंस व्हेन इंपोर्टिंग केमिकल्स, मतलब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्स ए चीज मंगाई, ठीक है, अब खो जाओगे 2:30 बजे वो खाना खाती थी या खाते थे, खो जाओगे वहीं पे, है ना। तो ए इंपोर्ट किया, मान लीजिए इंपोर्ट आपने किया ए नेल पेंट इंपोर्ट किया, ठीक है, नहीं पेस्टिसाइड्स के लिए है ना, तो पेस्टिसाइड में मान लीजिए आपने पेस्टिसाइड किया, आपके घर में तो बहुत कॉकरोच है, आपने पेस्टिसाइड छिड़का। अब उस पेस्टिसाइड में जो है फॉर एग्जांपल उस पेस्टिसाइड्स में मिला हुआ है मैरिजुआना, तो आपको पता तो होना चाहिए किसके अंदर है, और आप खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूं, मेरे घर में पेस्टिसाइड यूज जब से डाला है, ठीक है, आप वीडियो बना रहे हैं, जब से मैंने इसको यूज किया मैं बहुत खुश हूं। तो यू मस्ट बी हैविंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। 2 केमिकल्स जो इसमें ऐड हुए हैं रिसेंटली, पेस्टिसाइड फोरेट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकाकेन HBCD, ठीक है, इसमें दोनों ऐड हुए हैं, फोरेट और HBCD। एंड स्टॉकहोम में क्या ऐड हुआ है, PFOA एंड डाइकोफोल, ये याद रखिए। In Stockholm, PFOA and dicofol was added, and in Rotterdam, HBCD and pesticide 4A. Okay? समझ में आया है? Yes, no. हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने हैं, बेसिक नहीं। हाँ जी, समझ में आया सर। आया है ना, बहुत हैवी सा लग रहा है। आज वाला पार्ट कवर कर रहे हैं जिसको पढ़ने सबसे ज्यादा आफत आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, है ना, है ना, है ना, है ना। वेरी गुड। तो पढ़ने में कितना नहीं, है याद रखने में। हाँ वही, मतलब याद रखने में, तो इसमें सब कुछ नहीं याद रखना। हाँ जी, पढ़ने पूरा पढ़ लेंगे। हाँ, तो फिर याद बहुत कम रहता है। हाँ, तो वही याद रखना है, ये बहुत 2-3 चीजें इसमें कुछ याद करने हिंट के साथ, ठीक है, हिंट के साथ। जैसे मान लो स्टॉकहोम जाएंगे, तो स्टॉकहोम जब जाओगे तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स नहीं लेके आने हैं साथ में। स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन के हमारे एक नोन है, तो हम उनसे बात कर रहे थे एक दिन, ऐसी बैठ के बात कर रहे थे, मैंने कहा तुम्हारा तो बहुत मस्त होता होगा, तुम्हारे तो, क्योंकि जब भी आप कोई भी HDI रिपोर्ट देखते, कोई भी देखते, स्वीडन नॉर्वे ये सब ऊपर ही आते हैं, है ना। उनसे बैठ के बात करें, मैंने कहा तुम्हारा तो बहुत मस्त हो, क्या नहीं यार, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट सच अ ग्रेट जॉब। मतलब सोचो, स्वीडन में भी लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है, स्वीडन में भी लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो यहाँ तो की रैली, इसलिए हाँ जी, यहाँ की रैली बताओ उन्हें। हाँ यहीं पे इंडिया में मिले थे, इंडिया में कश्मीर में मिले थे बल्कि, ठीक है, कश्मीर में मिले थे, और बता रहे हैं यहाँ पे जो वहां पे क्या हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, कह रहे ठीक है, गवर्नमेंट की सिर्फ ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग मोर आल्सो। अब मतलब क्या बचा और करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन दे दी, ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, हाउसिंग दे दी, हेल्थ दे दिया, और क्या चाहिए आपको। ये तो वही है कि आप जब सो रहे हो तो सर सहला के भी जाए गवर्नमेंट की, बेटा सो जाओ कोई बात नहीं, है ना, यही बचा। अब गवर्नमेंट की आराम से सुला भी दे गवर्नमेंट की, हाँ सो जाओ सर सहलाते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है, और कहानी भी सुनाए। हमारा कहानी तो सुनाती गवर्नमेंट, वो दिक्कत नहीं, देखो ये हमारे को नहीं, हमारा कहानी पूरी सुनाते हैं, ठीक है, हमारा कहानी पूरी सुनाते हैं कि हम एक बार गए थे, हम नदी में गए थे, वहां मगरमच्छ मिल गया, हम डरे नहीं, मगरमच्छ को घर ले आए, है ना, फिर उससे बोला MP से इलेक्शन लड़ना है, हाँ मैं वो MP भोपाल से MP बनना, उन्हें बना दिया फिर बाद में, ठीक है। तो चलिए, तो दिक्कत बातचीत तो नहीं है, चले आगे। हाँ, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि यार एग्रीकल्चर भी तो ग्रीन होना चाहिए, हमने हर जगह पढ़ा मीथेन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर होता है, तो हम लोग ग्रीन एग्रीकल्चर में फोकस करेंगे। ग्रीन एग्रीकल्चर में कैसे फोकस करेंगे, दैट रादर देन प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वी शुड मेक श्योर दैट इन द agricultural areas we have certain facilities that are providing carbon sequestration,
है ना। बस यही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, एम क्या है? पढ़ लेना। पूरे इंडिया में इंप्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि ये तो डेटा है, डेटा आपको ना याद रहेगा। ठीक है, कि कितने हेक्टेयर लैंड है, बस याद रखना सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट करना है, तो सस्टेनेबिलिटी आप समझ ही जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट करना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं है, इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 5 स्टेट्स, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। ठीक है, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। ओके, वेरी गुड। ये फंडेड किससे होगा? इट विल बी फंडेड बाय GEF, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। जहां भी अगर नोट्स हैं, आप अगर कहीं मार्क कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्टार लगा दिया, यूपीएससी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता GEF है कहाँ, कौन मैनेज करता, भूल जाते हैं हमेशा। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से फंड होगा, एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। Department of Agriculture Cooperation and Farmer Welfare will be the executing agency. Okay. Other involved जो players हैं, that is FAO, Food and Agriculture Organization, and Ministry of Environmental, Forest and Climate Change. These are involved bodies. समझ में आ रहा है? फंडिंग कहाँ से आएगी? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से एग्जीक्यूट होगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बाय डिफॉल्ट समझो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इतना याद करने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अदर प्लेयर्स विल बी FAO एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट। याद रखना, एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एग्जीक्यूटिंग मशीनरी नहीं है, इट इज इन्वॉल्व, बट दैट मिनिस्ट्री इज नॉट एग्जीक्यूटिंग मशीनरी। ओके, वेरी गुड। अब समझना है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी क्या है। So it is a financial mechanism that was established in the 1992 Rio Summit. Rio Summit हुआ था जहां डिसाइड हुई थी 3 बड़ी बड़ी चीजें। पहला, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे एंड डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे। 3 बड़े बड़े काम हुए थे। तो इन सब बड़े कामों के लिए पैसा चाहिएगा ना, तो बस वही फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, क्या 3 बड़े काम हुए थे रियो समिट में? जल्दी जल्दी से बताइए कोई भी। 3 क्या काम बड़े हुए थे, क्या काम करने थे 3? against desertification. देखिए, समिट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रियो वाला, बहुत ध्यान रखिएगा। रियो समिट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन वहां डिसाइड हुआ 3 और बड़े काम करने हैं। क्लाइमेट चेंज रोकना है, उसके लिए क्या आया? UNFCCC। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी, उसके लिए क्या आई? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देन हमें और क्या करना है? डेजर्टिफिकेशन रोकना है, तो उसके लिए क्या है? UNCCD। वो तो कल पढ़ाई था हम लोगों ने, है ना। वेरी गुड। ये फंड को मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक। दिस फंड इज मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है। चलिए, अब ये किसके लिए अवेलेबल फंड्स हैं? दीज फंड्स आर अवेलेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, सो दैट दे फुलफिल द अरेंजमेंट्स। इंडिया में GEF का ऑपरेशनल फोकस पॉइंट है, ऑपरेशनल फोकल पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट।
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द पॉलिटिकल फोकल पॉइंट. Department of Economic Affairs is the political focal point. Part or Ministry of Environment and Forest is the operational focal point. ठीक है. Department of Economic Affairs और किस लिए हमने पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में, क्या क्या रिलीज करता है, क्या क्या रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नहीं बताएंगे, बिल्कुल बता ही नहीं सकते हम, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, है ना. जल्दी बताओ. नहीं बताएंगे. एनुअल बजट के बारे में सुना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना. इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सुना है. दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स निकालता है. ठीक है. एंड इट इज द पॉलिटिकल फोकल पॉइंट ऑफ जीईएफ. ये किस किस कन्वेंशन या उसके लिए एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म यूज होता है, ये समझ लीजिए. ये जो 5 है इनके लिए जीईएफ ही पैसा देता है. ठीक है. ये 3 तो बता ही दिए आपको, याद रहेगा. Rio+20 से जो आया था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये तो याद रहेगा. प्लस मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, क्या इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं. मीनामाता कन्वेंशन, वेरी गुड. स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता चुके हैं. क्या बता चुके हैं, वेरी गुड. इनमें से कोई तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एलियन है हमारे लिए. वेरी गुड. अब समझे क्यों इतना टाइम लगाया था स्टॉकहोम कन्वेंशन समझाने में, मीनामाता समझाने में. अच्छा, क्या मतलब मरकरी से हमको क्या मतलब, हम तो मरकरी मुंह में ले लेते हैं एज अ थर्मामीटर इंडिया में. हम लोग वो तो खतरों के खिलाड़ी हैं हम लोग इंडिया में, है ना. हमारे थर्मामीटर मरकरी बेस्ड ही तो रहते हैं, इलेक्ट्रिक थोड़ी होते हैं. हम तो खतरों के खिलाड़ी, बेकार समझा रहे हैं हमको. फिर हम ऐसे मरकरी को हाथ में लेके देख लेते हैं, ऐसे ऐसे उड़ते हुए देखा हमने मरकरी को. कह रहे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, हम लोग तो पॉल्यूशन में जो अपने जीवन काट दिया है. हम इंडिया में क्या डर. इंडिया में लोग बड़े कहते हैं ना, कोविड हमें क्या हो सकता है, हम तो, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है. शुरुआत में आए थे ना, आधे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में फंसते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा, डूबता तैराक ही है. हमेशा ध्यान रखिए, डूबता वही है जिसे तैरना आता है, क्योंकि जिसे तैरना नहीं आता वो दूर से ही जो है साइड में खड़ा हो देखता रहता. हाँ बहुत अच्छा, ताली बजाए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. ठीक है. या फिर कोई अगर गलती से कोई डिफिकल्टी है, दूर से चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ बचाओ, कूदेगा नहीं. ठीक है. हमें यूपीएससी की तैयारी में ऐसा बनना है, क्योंकि बाद में तो हमें कूदना ही पड़ेगा, हमारा काम ही होगा. एनडीआरएफ को जब कोई बुलाएगा तो हम खुद ही एनडीआरएफ वाले लोगों में से आएंगे, है ना. उससे पहले जो है ज्यादा फैंटम नहीं बनना. तैयारी तक बिल्कुल जो है हमें आराम से संभल के तैयारी करते रहना है ना. समझ रहे हैं, क्योंकि पेपर से पहले थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी. इसलिए बिल्कुल फैंटम नहीं बनना. मास्क का यूज करते रहिए. इंडिया में अब लोगों को लगता है मास्क वास्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है. हम लोग मान लो दुनिया के, जब तक लास्ट इंसान मास्क पहन रहे, जब तक 99% पॉपुलेशन मास्क हटाए, 1% तक पहन रही हो, 1% सारे आप लोग होने चाहिए. ठीक है ना. बचपन में होता था ना, बचपन में होता था कि ब्लेजर पहन के आना है स्कूल में. कब से कुछ होते ना जो बिल्कुल लास्ट में पहन के आते थे, उससे पहले शर्ट ही पहन के आ रहे हैं, है ना, कि अभी तो हमें गर्मी नहीं अभी ठंड नहीं लग रही है. बस वही बनना है मास्क में भी लास्ट तक, जब तक ये ना आ जाए कि मास्क अब हटा दो, अब नहीं पहनना है, तब तक पहनना है, जब तक गवर्नमेंट नहीं मना करती है. ओके. ठीक है. क्योंकि न्यूजीलैंड में भी केस आ गया है. न्यूजीलैंड में दोबारा कोविड, भरोसा नहीं है कब दोबारा शुरू है. चाइना में बहुत बुरी हालत हो चुकी है दोबारा. बहुत संभल के रहना है. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक. जीएफ समझ गए हैं. एक और फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड. ये फंड पर्टिकुलरली सेटअप हुआ है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये UNFCCC में ही जो डेवलप कंट्रीज $100 बिलियन पर ईयर देने की बात कर रहे थे,
उसके लिए सेटअप है। दिस इज $100 बिलियन। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बस पता है क्या चेंज किया था, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, सेम स्टेटमेंट था, सेम स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में बस एक चीज चेंज करी थी, ये यूपीएससी क्वेश्चन बन गया। It is intended to be the centerpiece of efforts to raise climate finance of $1,000 billion per year by 2020। बस ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, साक्षात क्वेश्चन है। तो इट इज $100 बिलियन। ठीक है, समझ में आया? याद करने का तरीका, 1000 होता तो ट्रिलियन ना हो जाता, $1,000 बिलियन तो ट्रिलियन ना लिखते, देखने में अच्छा लगता, $1 ट्रिलियन। ठीक है, याद करने का तरीका। ओके, ट्रिलियंस की बात नहीं होती है, ब्रिलियंस बिलियंस की बात होती है। ओके, इतना याद रखना तो इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए तो हम आपको बहुत लिमिटेड चीजें करा रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत लिमिटेड करा रहे हैं। इतना तो एटलीस्ट बच्चों याद रख लेना। हर टॉपिक के 100 पेजेस हमने चूज करे हैं, कोशिश इसीलिए रहता है 110 मैक्सिमम, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपको बहुत लिमिटेड रखें, उसमें भी अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स हफ्ते भर में तो रिवाइज हो ही जाएंगे, ये तो एक दिन में एक तो हो जाएगा, पॉलिटी एक दिन में हो जाएगा, एनवायरमेंट एक दिन में हो जाएगा, बस इतना रख लेना, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं याद कर पाओगे। ओके, कितनी शक्ति है अब आगे पढ़ने की, सब समर्पित कर चुके हैं आप लोग अपनी शक्तियां। आज तो एक्चुअली बहुत हैवी हो गया है ना, आधे तो पहले ही जो है हथियार डाल के जा चुके हैं। चलिए और बताइए, कोई डाउट? ये मत बोलना याद कैसे होगा, एक ही तरीका रिवाइज करके, ठीक है, याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कीवर्ड ढूंढने, डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, जो याद नहीं रखना हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि तो नहीं, जो रह ही नहीं पाएगा याद तो पहले बता दिए कि कोशिश भी मत करना। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो वी कंटिन्यू टुमारो, हम कल रखेंगे, फिर सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे एनवायरनमेंट के डाउट्स के लिए, जिससे आपको 2 दिन का टाइम मिल जाए। ओके, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा हमें, फिर आराम से आसानी रहेगी रिवाइज करने। ओके गाइस, चलिए वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।